नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देहरादून के सेलाई कुई स्थित संगंध पौधा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जिले में सैटेलाइट सेंटर्स प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। वैसे आपको बता दें कि भाऊवाला स्थित सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। बता दें कि साल 2003 से संचालित ये सगंध पौधा केंद्र पहाड़ी किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिक लगातार सगंध खेती पर शोध कर किसानों को उन्नत किस्म के एरोमेटिक पौधे उपलब्ध करा रहे हैं और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये केंद्र राज्य के किसानों की सुगंध खेती के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार करीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क विकसित कर रही है, जिससे उत्तराखंड की कृषि की खुशबू जल्द ही देश दुनिया तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। उत्तराखंड 2026-36 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सगंध खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सघन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, जिनका उपयोग सघन के क्षेत्र में होता है और उनका उत्पादन होगा। तो सघन के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा और इससे हमारे किसानों को भी भरपूर लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और विकास भी होगा, तेजी से रोजगार भी। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस लाने की गंगा हरिद्वार से बहेगी। उन्होंने साफ कहा कि इस बार कांग्रेस सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बूथ लेवल तक मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर हर मतदाता से सीधा संपर्क करेंगे। हरक सिंह रावत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस हरिद्वार सीट जीतती है तो पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी। 14 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले पर होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियों को लेकर हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों से करीबन 6000 लोग इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले चुनाव में संगठन की ताकत और जमीनी रणनीति के दम पर सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये पहली बार कांग्रेस, अब तक हम क्या करते थे कि माहौल बनाते थे, लेकिन हम पोलिंग बूथ पे ध्यान नहीं देते थे। इस बार हमारी सबसे ज्यादा ध्यान हम पोलिंग बूथ पर देंगे कि पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल पोलिंग बूथ के दिन नहीं, आज से ध्यान देने लगेगा। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि भाई हम टारगेट करें देरा खास में क्या हो रहा है, ग्रामीण में क्या हो रहा है, ये मत चिंता करो। आप रुड़की में क्या हो रहा है ये चिंता मत करो, आप केवल हरिद्वार की चिंता करो। अगर हम हरिद्वार सीट जीत गए तो हम 50 से अधिक सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। ये और मैंने कहा है कि गंगा भले गंगोत्री से निकली, यमुनोत्री से निकली, लेकिन हमारी लोकतंत्र की गंगा, बचाने की गंगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को लाने की गंगा हमारे हरिद्वार से बहनी चाहिए। वैसे तो हरिद्वार से बहती है गंगा। तो ये हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी
माया देवी और मनसा देवी से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर अवैध दरगाह पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राजाजी नेशनल पार्क की लगभग 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर खड़ी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह की वन विभाग ने इसे नोटिस चस्काकर चेतावनी जारी की है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास इस भूमि पर स्वामित्व अधिकार या निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज है तो उन्हें 15 दिनों के भीतर हरिद्वार रेंज कार्यालय में प्रमाण सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद बिना वैध दस्तावेज वाली पूरी संरचना अवैध घोषित कर दी जाएगी और कार्रवाई सीधे धामी सरकार के बुलडोजर मॉडल के तहत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक संदेश दिया है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस, कानून के रास्ते में आने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धार्मिक ढांचों के नाम पर वन भूमि पर अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत मालाकुंठी में पूजा के फूल और खंडित मूर्ति गंगा में प्रभावित करने के दौरान एक युवक गंगा में बह गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की गंगा में तलाशी कर रही है, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल रहा है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि गंगा में बहने वाले युवक की पहचान सुनील भंडारी कस्तूरी चौक देहरादून के निवासी के रूप में हुई है। वो अपने दोस्त के साथ देवप्रयाग घूमने के लिए गया था। वापसी में दोनों मालाकुंठी पुल के पास से गंगा तट पर चले गए। पूजा के फूल और खंडित मूर्ति प्रभावित करने के दौरान सुनील का पैर फिसल गया और वो गंगा में बह गया। इधर दोस्त की सूचना पर 82 चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन गंगा में सुनील का कुछ पता नहीं चल रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। परिजन देहरादून से मुनिकीरेती के लिए निकल चुके हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरव घाटी हर्षिल क्षेत्र इन दिनों भारी तनाव और बहस का केंद्र बन चुका है। प्रस्तावित सड़क विस्तार के तहत हजारों की संख्या में हिमालयी देवदार के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने की आशंका से स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन एकजुट होकर विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। और इसी क्रम में देवदार बचाव अभियान भी शुरुआत की गई है, जो अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। इस अभियान में शामिल लोग देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें कटने से बचाने का संदेश दे रहे हैं, जो न सिर्फ सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षा का भी प्रतीक माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ये कह रहे हैं कि सड़क विकास का विरोध उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि विकास प्रकृति के संतुलन के साथ किया जाए। भाजपा से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का जो चौड़ीकरण है वो पूरे नियम और कानून के साथ हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपदाएं आ रही है, सरकार को इसे बचाने की आवश्यकता है। गंगोत्री में बढ़ रहे विरोधों के बीच में जहां देवदार के बहुत से वनों का कटान इसलिए हो रहा है कि वहां पे सड़क बननी है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे समझना भी बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जहां पेड़ों के कटने का विरोध है, वहीं गांव के लोग भी एक साथ जुटकर इन तमाम मुद्दों का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक ऐसा टकराव है जिसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। गंगोत्री हाईवे में जो भी काम हो रहा है वो नियमों के तहत काम हो रहा है। एनजीटी और जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी है उसकी स्वीकृति के उपरांत ही हो रहा है। और सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों का संतुलन बनाते हुए काम होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने कि जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। लेकिन चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारा गंगोत्री जैसा धाम वहाँ पर स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र भी वहाँ पर है,
तो उन सब चीज़ों को लेकर वो काम हो रहा है और अनुमति भारत सरकार देती है, वन अधिनियम के तहत अनुमति मिली हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पर काम होगा और शीघ्र काम होगा। सरकार जनभावनाओं के विरोध में कोई काम नहीं करेगी, न सरकार का ऐसा कोई प्रयास है। सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर हमेशा जनभावनाओं का सम्मान किया है और यहाँ पर भी जैसी जनभावनाएं होंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। उत्तराखंड की विकट भौगोलिक परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है और वैसे भी यहाँ जिस तरीके से लगातार आपदाएं आ रही हैं, जनजीवन को भारी नुकसान हो रहा है, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जो है हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और पर्यावरण की मजबूत ढाल के रूप में जो है वृक्षों को सभी जानते हैं। गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण के लिए जिस तरीके से दुर्लभ प्रजाति के 6000 पेड़ों का कटान हो रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है। स्थानीय लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। गंगोत्री में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार और पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि कुछ कारणों की वजह से वेब पोर्टल पर केवल 20% जो संपत्ति है उसकी लेके आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। आंकड़ों की अगर बात करें तो 5388 में से केवल 1471 संपत्तियां ही दर्ज हुई। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी को अपनी वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने के लिए स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। गढ़वाल ट्रिब्यूनल ने वक्त बढ़ाया है, जिससे अभी भी बची अन्य वक्फ संपत्तियों को वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। देखिए, उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5388 में से मात्र 1417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। विकास नगर पालिका क्षेत्र में ईएमएस कंपनी के द्वारा लगभग 533 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और ये काम नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में लगातार जारी है। इसी के तहत आज वार्ड नंबर 7 में चल रहे कार्य की जांच के लिए वार्ड के सभासद संबल सेहरावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीवर लाइन डालने के कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और निर्माण की गुणवत्ता की जांच की। सभासद संबल सेहरावत ने बताया कि ईएमएस कंपनी का नगर पालिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके दस्तावेज की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड में जिन सड़कों को सीवर लाइन के लिए खोदा गया है उन्हें कंपनी के द्वारा दोबारा ठीक से बनाया जाएगा या नहीं, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी के द्वारा साइट पर भेजे गए इंजीनियरों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिससे कार्य की गुणवत्ता और गति प्रभावित हो सकती है। सभासद ने स्पष्ट किया कि अगर कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो इसकी शिकायत नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। दिक्कत तो देखिए कुछ नहीं है ऐसी, लेकिन फिलहाल मेरा पॉइंट ये है, मैं इसलिए चिंतित हूं कि इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा काम चल रहा है, इंजीनियर्स जिस तरीके से होने चाहिए थे सुपरविजन के लिए या सुपरवाइजर्स कह सकते हैं, उतने मुझे दिखाई नहीं दे रहे फील्ड में, क्योंकि मैं भी टेक्निकल फील्ड से ही हूँ। चलिए, अब वो इनकी कैपेबिलिटी है किस तरीके से ये उस चीज को हैंडल करते हैं। आज मैंने इनका ब्लूप्रिंट, अपने वार्ड का ब्लूप्रिंट लेके जो सीवर का नक्शा है उसमें गली गली जाके ये चेक करना है कि अगर कोई गली इसमें रह गई है, क्योंकि मैनुअली सब कुछ हुआ है तो फॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई गली रह भी गई है तो उसे हम इसमें ऐड करा लें, चाहे वो ओपन एक्सकेवेशन से बने या बस्टिंग से बने, लेकिन वो बननी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये था, मैंने सिंह साहब से भी और इंजीनियर साहब से ये बात की कि एक बार अगर किसी गली में सीवर डलता है, डल गया है, पानी डल गया है, उसकी जो सड़क की हालत खराब हुई है,
कहीं पे स्लोप हो गया है, कहीं नाली टूट गई पूरी, कहीं रोड क्रैक हो गई, कहीं रोड बैठ गई, उसको रिस्टोर ये करेंगे नहीं करेंगे, इनकी डीपीआर में वो है या नहीं है। हरिद्वार के ज्वालापुर में वन विभाग के परमिशन के बाद हरे भरे पेड़ काटे जाने को लेकर व्यापारियों के बीच हंगामा मचा हुआ है। शुक्रवार को भगत सिंह चौक पर पार्षद के साथ इकट्ठे हुए स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और वन विभाग कुछ स्थानीय लोगों से साठगांठ का उन्होंने आरोप लगाया। बता दें कि ज्वालापुर स्थित सेंट मैरीज स्कूल के पास बरसात के सीजन में एक पेड़ गिरा था और इसके बाद व्यापार मंडल ने डीएफओ से 25 पेड़ काटने की परमिशन मांगी थी। हालांकि डीएफओ ऑफिस से 10 पेड़ों के काटने की परमिशन दी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। हमारे सेंट मैरीज रेलवे रोड का मामला है। वहाँ पर 8-9 हरे पेड़ वो एक ही दिन में इन्होंने काट दिए गए। एक पेड़ को काटने के लिए आप परमिशन लेने जाए झांकने के लिए तो छटाई की परमिशन नहीं मिलती। इन्होंने 9 के 9 पेड़ इन लोगों ने मिली भगत से, मैं साजिश नहीं कहूँगा क्योंकि ये लोगों जिनके द्वारा ये करवाया गया और जिनके द्वारा ये करा गया, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम डीएम साहब के यहाँ भी धरना देंगे और डीएफओ साहब के यहाँ भी, डीएफओ से बात हो गई है, हम सीएम साहब को भी इस बात से अवगत कराएंगे। साठगांठ है वन विभाग की और जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया होगा उनकी। हमारे सेंट मैरीज रेलवे रोड का मामला है। दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली में हाईकमान के द्वारा सभी राज्यों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है। उत्तराखंड से करीबन 15 से 16 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का कहना है कि राहुल गांधी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो रैली की जा रही है, इस रैली के माध्यम से जनता को हो रही वोट चोरी के लिए जागरूक करना मुख्य मकसद है। इस रैली के जरिए जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि किस तरह से बीजेपी वोट मैनेजमेंट का काम कर रही है। हाईकमान के द्वारा अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के लिए आह्वान किया गया। इसके लिए उत्तराखंड से करीबन 15 से 16 हजार कार्यकर्ता दिल्ली की इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे और जो नज़दीक के ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हज़ार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं और अन्य राज्यों से भी जो दूर के राज्य हैं वहाँ से भी काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है संख्या के हिसाब से और मकसद ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों का बीजेपी के लिए इंतजाम कर रही है चोरी करके, वो आम आवाम के सामने उसका पर्दाफाश किया जाए। मेरा मत है कि निश्चित रूप में राहुल गांधी जी का ये आह्वान तमाम देश के लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित करेगा कि सरकार फिर आइंदा ऐसे गलत कामों से बचे। 14 तारीख भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद देश की सेना को 491 जाबाज मिले। इस पासिंग आउट परेड में 525 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 491 भारतीय सेना में शामिल हुए और 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं का अब हिस्सा बनेंगे। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में आज 197वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। गौरव, परंपरा और सैन्य गरिमा से परिपूर्ण इस अवसर पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। ये समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य वीरता और विवेक और कैडेट्स के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और अदम्य साहस का सशक्त प्रतीक रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने युवा अधिकारियों के उच्च स्तर के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहन शक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करने और निष्ठा, प्रतिबद्धता, सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में
सेना में कमीशन प्राप्त करना केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्यों और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। पासिंग आउट परेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। अकादमी परिसर और आसपास सेना के जवान तैनात रहे, जबकि बाहरी सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस के जिम्मे रहा। बहुत अच्छा फील हो रहा है और जो इतने सालों से जो मेरे माता पिता का जो भी उन्होंने मेहनत की, आज उसका फल मिला है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरी पूरी फैमिली में जितने लोग हैं, स्टार्टिंग से ही मैं उनको देखकर इंस्पायर हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ फौज में जाने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। तो मेरे पापा, दादाजी, ठीक है, पापा के ताऊ जी, हमारी चारों पीढ़ी, जो मैं चौथी पीढ़ी बन रहा हूँ, ठीक है, मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से ही इन्होंने ही इंस्पायर किया है। यही मेरे रोल मॉडल रहे हैं और हमेशा से मेरा एक ही एम रहा है कि मेरे को फौज में जाना है और देश की सेवा करना है। सोचा था तभी तो आया है, सोचा था जो अच्छा बनाने के लिए सोचा था, सेना में सोचा था, ऑफिसर बन गया। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, क्षेत्र को खुशी है, हमको खुशी है, सभी लोगों को खुशी है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है बेटे ने, जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। कैफे संचालक नितिन देव की हत्या के मामले में फरार चल रहे शूटर विक्की यादव को पुलिस और एसओजी की टीम ने उसके घर हल्दीग्राम बलिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शूटर को पुलिस पहले ही मुनिकीर्ति थाने लेकर पहुंची और फिर कोर्ट के आदेश पर आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी जीआर जोशी ने बताया कि कैफे संचालक नितिन देव की हत्या 5 मई को डक्कन वैली में हुई थी। नितिन की हत्या विपिन नैयर ने रंजिश की वजह से कराई थी। हत्या की पटकथा नैयर ने पॉक्सो के मामले में जेल में बंद होने के दौरान कुख्यात बदमाश रामवीर के साथ मिलकर लिखी। रामवीर के ही कहने पर विमलेश ने नैयर को किलर से दिल्ली में मिलवाया। सुपारी के रूप में नैयर ने किलर को एक मकान और मोटी रकम देने का वादा किया। इस वादे को निभाते हुए किलर प्रकाश पांडे और विक्की यादव तपोवन के डेक्कन वैली में किराए पर रहने के लिए पहुंचे। यहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर कमरा किराए पर लिया और रेकी करने के बाद कैफे संचालक नितिन देव को 4 गोली मारकर मौके से फरार हो गए। विमलेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रकाश पांडे भी गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा रहा है। विक्की यादव अब सलाखों के पीछे पहुंचा है। सुपारी देने वाला विपिन नैयर पॉक्सो के मामले में देहरादून जिला कारागार में बंद है। वैसे बता दें, विक्की यादव पर गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी था। इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी आयुष अग्रवाल ने शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई किया। ये 7 दिसंबर से मुख्यालय द्वारा वांटेड अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया है। तो हमारे टिहरी जनपद से 11 वांटेड अपराधी थे, इनमें से 9 की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक जो मुख्य जो हमारा 50,000 का इनामी था, वो कल जो हमारी टीम द्वारा बलिया यूपी से गिरफ्तार किया गया। ये विक्की यादव नाम का अपराधी है, जो कि हमारा तपोवन क्षेत्र में 7 मई 2025 को एक मर्डर के मामले में वांटेड चल रहा था। इसमें 5 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी और जो इसका मुख्य जो हमारा जो 50,000 का इनामी, उसके कल हमारी टीम द्वारा जो इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हमारी टीम के लिए एसएसपी सर महोदय के द्वारा और आईजी महोदय के द्वारा जो इसमें 20,000 और 50,000 के इनाम की भी घोषणा की गई। ये 7 दिसंबर से मुख्यालय द्वारा वांटेड अपराधियों के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। शनिवार को भी यहां श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये पीला पंजा चला और पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। डीएम के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करें, ये सख्त चेतावनी दी गई। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे। वो सरकारी जमीन थी, उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है
उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला करेंगे लोगों से। देखिए अभी क्योंकि कुंभ मेला 2027 में होना है, उसकी वजह से जितनी भी हमारी मेला भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। कल हमारे द्वारा भी जगह जगह निरीक्षण किया गया था, कुछ अतिक्रमण हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पर मेले के टाइम पे वहाँ पे कई स्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाते हैं, कई जगह कैंप्स लगाए जाते हैं और उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत आवश्यक है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेला भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, गंदगी न फैलाएं और उसको इस कार्रवाई में हमें जिला प्रशासन का सहयोग करें। देखिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।